ठीक है डन। लास्ट क्लास में एक हमने क्या करा था, इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न। वो कौन से केस में करते हैं इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न? जब हमारे पास जो ईयर हो, होल्डिंग पीरियड अलग अलग हो। कई बार ऐसा होता है ना कि रिटर्न हमें दिख रहा है, रिटर्न के बेसिस पे तो हम चूज़ नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए, एक कंसिस्टेंट ईयर हो। कई सिक्योरिटीज़ का रिटर्न 10 ईयर्स का है, किसी का 5 ईयर्स का है, किसी का 4 ईयर्स का है, तो कंपैरिजन करने के लिए हमें ऐसा चाहिए था जो सिर्फ 1 ईयर का रिटर्न दिखाए। वो भी एक रिलेटिव मेजर था, क्योंकि हम टाइम ड्यूरेशन एंड रिटर्न दोनों फैक्टर को कंसीडर कर रहे थे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस होल्डिंग पीरियड रिटर्न पावर में 1/t, t इज इक्वल टू टाइम ड्यूरेशन इन ईयर्स माइनस 1। ठीक है, उसका कैलकुलेशन हमने सीख लिया था। उसके ऑप्शन थे आपको, या तो आप लॉग टेबल यूज कर सकते हैं या फिर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेशन सीखा था। स्टैंडर्ड डेविएशन के दो मेथड थे कि एक बार ओनली रिटर्न सीरीज गिवन हो, एक बार रिटर्न भी गिवन हो प्लस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन सीखा था। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज टोटल रिस्क। ठीक, ओके। नेक्स्ट लिखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास रिटर्न वही एक 10% का है, एक रिटर्न 20% का है। 10% वाले में 30% रिस्क है, इसमें भी 30% रिस्क है। हम देखेंगे ना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके लिए हमें एक कंसिस्टेंट देखना पड़ेगा कि इस 30% का रेशियो इस रिटर्न से कितना है। तो रिटर्न से जो रिस्क की रेशियो है, जिसमें कम रहेगी वो लेस रिस्की है, जिसमें ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा रिस्की है। देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, लिखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑल्सो अ रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑल्सो अ रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन divided by mean return. Standard deviation divided by mean return. mean return को हम क्या बोलते हैं, और mean return is also known as expected return. हाँ, mean return is also known as expected return, average return, total return, absolute return, कई चीज़ें से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कौन सा, देखो, एक में रिटर्न है ये 10%, एक 20%, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल लो। ठीक, और दूसरी जगह ये है कि इसका रिस्क है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। हम क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का कंसेप्ट समझते हो? इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ये कहता है कि रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। बट अगर इन्वेस्टर से या फिर एक पर्सन, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम क्या चाहते हैं, रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे चूज़ करना है, तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? चलो यहाँ पे तो फिर भी मैं एक बात बता दूंगा कि अगर 30% दोनों का रिस्क है तो जिसमें ज़्यादा रिटर्न होगा वो चूज़ करेंगे। अगर 4-5 आ जाएंगे तब किस में बताएंगे? उसके लिए हम कंपैरिजन देखते हैं कि अगर 30% के रिस्क पे 20% रिटर्न है तो इसका रेशियो कितना है। 30% के रिस्क पे 10% है, 35 पे भी 10% है, तो कौन सा चूज करें? तो इसके लिए कंसिस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू निकालेंगे जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन समझते हैं आप, टोटल रिस्क होता है, एंड मीन रिटर्न तो सबको पता है, एक्सपेक्टेड रिस्क, एक्सपेक्टेड रिटर्न, टोटल रिटर्न, एवरेज रिटर्न। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, जो आपने थ्योरेटिकल लिखा है ना, उसके नीचे लिख लेना हायर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हायर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन्स हाई रिस्की सिक्योरिटी। हायर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन्स हाई रिस्की सिक्योरिटी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, यू हैव टू मेक अ टेबल, एंड टेबल में दो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी ए इज 20%। मैं लिख देता हूं,
एक्सपेक्टेड रिटर्न है परसेंटेज में 20, 30, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न परसेंटेज में 15, 18। अभी हमें बताना है ना कि कौन सी सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की है, कौन सी सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की है। आप कैसे बताओगे? आपको देखने से क्या लग रहा है कौन सी सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की है? देखने से तो सर यही लग रहा है कि 30% इसमें रिस्क है, सॉरी इसमें 18% रिस्क है, क्योंकि रिस्क तो स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर होता है, तो यही ज़्यादा रिस्की होगा। ठीक है, यहाँ पे 15% है, इसलिए ये कम रिस्की होगा। लेकिन हम एक यूनिक तरीका निकाला, हमने क्या देखा? कोफिशिएंट ऑफ इसका फॉर्मूला क्या होता था? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर सिक्योरिटी ए के लिए देखें हम, इसका एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 15% डिवाइडेड बाय रिटर्न 20%, कितना आ जाएगा ये? 0.75। सिक्योरिटी बी, रिस्क कितना है? 18%, रिटर्न कितना है? 30%, इसका कितना आ जाएगा? 0.60, 0.75, 0.6। हमने कहा था कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हमने ये देखा था ना रूल में कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वो सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका ज़्यादा है? सिक्योरिटी ए का। तो ज़्यादा रिस्की कौन सा है? सिक्योरिटी ए। अगर देखने में क्या लग रहा था ज़्यादा रिस्की कौन है? सिक्योरिटी बी। बात समझ में आ गई? क्योंकि 15% के रिस्क पे यहाँ पे रिटर्न था 20%, यहाँ पे 18% के रिस्क पे रिटर्न कितना था? 30%। दैट मीन्स कि रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क तो ज़्यादा है, 15% का है, लेकिन इसके कंपैरिजन में रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं है। दैट मीन्स कि ये सिक्योरिटी हायर रिस्की है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते वैसे ही तो ये बता देते, लेकिन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ के ऑप्शंस ज़्यादा होते तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर है ये बात? ठीक है। आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ लिया है लास्ट सेमेस्टर में? ठीक है, तो आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा है तो उसमें ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ा होगा, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ये सारा पढ़ा है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आप कैलकुलेट कर लेते थे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कर लेते थे, फिर कंबाइन लीवरेज तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। मैं फॉर्मूला आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बट इसमें थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको नीड होगी, तो आई सजेस्ट कि आप उसको पढ़ लेना। अभी हमने बात करी थी किसकी? टोटल रिस्क की। ठीक, टोटल रिस्क में सारे रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। टोटल रिस्क बनता दो चीज़ों से है, पहला सिस्टमेटिक रिस्क, दूसरा अनसिस्टमेटिक रिस्क। अगर मैं बात करूं टोटल रिस्क इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हो सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, अब बात आती है कि सिस्टमेटिक रिस्क होता क्या है एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। ये हमने डिस्कस करा है थोड़ा बहुत पहले। तो सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि जो नाम है ना सिस्टमेटिक, उससे थोड़ा याद करने की ट्रिक है, उससे थोड़ा अपोजिट चलता है। रिस्क फैक्टर्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल और डाइवर्सिफाई इज सिस्टमेटिक रिस्क, एंड रिस्क फैक्टर टू दोज वी कैन डाइवर्सिफाई और कंट्रोल इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे फैक्टर्स जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट मीन्स कि वो कोई आउटसाइडर रिस्क फैक्टर होंगे जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनसाइडर होते तो हम कंट्रोल कर लेते, और कंट्रोल कर लेते तो वो क्या हो जाते हैं? अनसिस्टमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारी वजह से नहीं आते, किसी एक्सटर्नल फैक्टर से आते हैं। दैट मीन्स कि वो फैक्टर सिर्फ हमें अफेक्ट करेंगे या हमारी फील्ड में जो सारी कंपनी होंगी उनको अफेक्ट करेंगे? सारी कंपनी पे करेंगे। जो सिर्फ हमारे ऊपर अफेक्ट करेंगे उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन्स कि वो अनसिस्टमेटिक हो गया। अगर कंपैरिजन लिखना हो तो आप लिख सकते हो ना कि जो पूरे मार्केट को एज अ होल अफेक्ट करे वो सिस्टमेटिक, जो सिर्फ किसी एक सिंगल कंपनी को अफेक्ट करे वो अनसिस्टमेटिक। ठीक है, जिसको कंट्रोल कर सके वो अनसिस्टमेटिक, जिसको कंट्रोल ना कर सके वो सिस्टमेटिक। जो डाइवर्सिफाइबल हो वो अनसिस्टमेटिक, जिसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं वो सिस्टमेटिक। नाउ द पॉइंट इज
व्हाट आर द फैक्टर्स इंक्लूडेड इन सिस्टमैटिक रिस्क? फर्स्ट है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क समझते हो, जो डिमांड एंड सप्लाई या मार्केट कंडीशन से चेंजेज आती हैं। अगर मार्केट सप्लाई से कोई चेंजेज आ रहा है या फिर मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क का मतलब कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए होगा या पूरे होल मार्केट के लिए होगा। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में मार्केट रिस्क आ गया, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा घट गई, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सारी कंपनियों के लिए आया होगा, ठीक है, सिर्फ हमारे लिए तो आया नहीं होगा। दैट मीन्स सारी कंपनियों के लिए आया, तो वो क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क है। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क में, सॉरी, सिस्टमेटिक रिस्क है। तो सिस्टमेटिक रिस्क में पहला क्या हो गया, मार्केट रिस्क। बात समझ में आई। दूसरा है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के हैं वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करेगा इंटरेस्ट रेट रिस्क? इंटरेस्ट रेट मिलता किस पे है? बॉन्ड पे। इक्विटी पे तो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। दैट मीन्स कि आई कैन से इंटरेस्ट रेट विल अफेक्ट मोस्टली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, है ना, कि अगर हम कोई ऐसी सिक्योरिटी है जिसपे 10% पर एनम का रिटर्न मिल रहा है और गवर्नमेंट कहती है कि हम बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, जिसका कूपन रेट 12% का है, तो लोग क्या करेंगे, पुराना वाला बॉन्ड बेच के दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि हम फ्लैक्सिबल बॉन्ड तो जनरली चलता नहीं है हमारे यहाँ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में फिक्स कूपन रेट चलता है, तो वो जनरली किसको इफेक्ट करेगा, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी को। और कोई एक कंपनी तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो वो क्या हो गया, सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क के हमने दो फैक्टर पढ़ लिए, मार्केट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। दूसरा हमारा आता है परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर रिस्क को हम इन्फ्लेशन रिस्क भी बोलते हैं। परचेजिंग पावर का मतलब है कि आपकी परचेजिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है। परचेजिंग कैपेसिटी, हमने नोटबुक वाला एग्जांपल देखा था कि आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में आप एक नोटबुक खरीद लेते हो, आपने 100 रुपये अपने पास होल्ड किया, मतलब अपने वॉलेट में रख लिया या अपने घर पे रख दिया। अब 5 साल के बाद नोटबुक खरीदने जाओगे तो क्या 100 रुपये में मिलेगा? हो सकता है उसका प्राइस 110 हो गया, लेकिन आपके प्राइस आपके पास कितनी है, 100 रुपये का नोट ही है। उस 100 रुपये की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई। अगर आपको वो नोटबुक खरीदना है तो आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते जहां पे उसका रेट ऑफ रिटर्न 110 रुपये से ज़्यादा होता। दैट मीन्स कि 10 रुपये रिटर्न होता तो 100 का 110 मिल जाता, फिर आप सेम परचेजिंग पावर पे आ जाते। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन यू आर नॉट एबल टू बाय दैट गुड्स और नोटबुक। क्लियर है परचेजिंग पावर रिस्क। तो इसको कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल तो कंट्रोल नहीं कर सकता या डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता, तो ये क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क है। ठीक, हमने 3 पढ़ा सिस्टमैटिक में, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड परचेजिंग पावर रिस्क। यस, सिस्टमैटिक मार्केट को करता है या फिर कंपनी को करता है थोड़ा सा इफेक्ट? मार्केट को अफेक्ट कर, सिस्टमैटिक रिस्क किसको इफेक्ट करता है? हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ देख रहे हैं। दैट मीन्स कि जिसको कंपनी कंट्रोल ना कर पाए, है ना, वो पूरे मार्केट में आएगा। मार्केट तो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करता ना, कंट्रोल तो मार्केट में अवेलेबल जो जैसे कंपनीज है या इंडिविजुअल है वही लोग करते हैं, मार्केट तो कुछ है नहीं। तो वो सिस्टमैटिक होगा। जिसको कोई कंपनी डाइवर्सिफाई ना कर सके वो सिस्टमैटिक है। ठीक है, जिसको, उससे इफेक्ट हो गया ना। हाँ, जैसे परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया तो इन्फ्लेशन तो सारी कंपनियों के लिए बढ़ेगा ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वो इंटरेस्ट रेट अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तो वो सारी कंपनियों के लिए डिसाइड करा है। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे हो गई तो वो सारी कंपनियों के लिए है। लास्ट आता है हमारा एक्सचेंज रेट रिस्क। दैट मीन्स कि एक इंडियन करेंसी के बदले में आपको डिफरेंट अदर करेंसी किसी अदर कंट्री की, जनरली हम यूएस करेंसी से कंपैरिजन करते हैं तो वो कितना मिलता है। तो अगर वैल्यू यूएस करेंसी की बढ़ती जा रही है, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू अगर डिवैल्यूएट होती जा रही है तो वो भी एक रिस्क है। वो ऐसा फैक्टर तो है नहीं कि किसी एक कंपनी के लिए कम हो रही है, वो तो सारे कंपनियों के लिए कम हो रही है ना। दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क। बात समझ में आई यहाँ पे? तो सिस्टमैटिक रिस्क के 4 पार्ट हैं, कौन कौन से? मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन रिस्क एंड लास्ट में एक्सचेंज रेट रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क के 2 पार्ट हैं, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क को हम क्या बोलते थे? रिस्क को हम लीवरेज भी बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने। बिजनेस रिस्क को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग रिस्क, मतलब कि जो डे टू डे एक्टिविटी चीज़ें होती हैं ना, मतलब लेबर कॉस्ट है या कुछ वैसी चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उसको कम या ज़्यादा तो कोई कंपनी कर सकती है, आराम से कर सकती है। ठीक
ठीक है। एंड फाइनेंशियल रिस्क है कि किसी चीज़ को फाइनेंस करना है, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इक्विटी से कर लो, प्रेफरेंस से कर लो, बॉन्ड से कर लो, डिबेंचर से कर लो, या फिर रिटेन्ड अर्निंग से कर लो। तो ये सारे डिसीजन कंपनी के हाथों में हैं। इसको डाइवर्सिफाई कम ज़्यादा तो कंपनी कर ही सकती है। अगर डाइवर्सिफाई एंड कंट्रोल कर सकती है तो ये क्या हो गया, अनसिस्टमेटिक हो गया। अनसिस्टमेटिक के दो पार्ट हैं, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क निकालने का फॉर्मूला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ये थ्योरेटिकली आता है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता। तो आप जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ एंड यू हैव टू टेल मी वेदर दे आर सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। फर्स्ट इज एन इंक्रीज इन ऑयल प्राइस बाय OECD। OECD एक इंस्टीट्यूट है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस को मॉनिटर करता है या डिफाइन करता है। तो अगर OECD ने प्राइसेस को इंक्रीज करा है तो वो किसी एक कंपनी पे आएगा, सारे कंपनी पे आएगा, सारे कंपनी पे आएगा। अगर सारे कंपनी पे आ रहा है दैट मीन्स सिस्टमेटिक रिस्क है। नेक्स्ट इज लेबर अनरेस्ट एट मारुति उद्योग लिमिटेड। अनसिस्टमेटिक है क्योंकि एक स्पेसिफिक कंपनी का है। नेक्स्ट इज ब्रेकअप ऑफ भारतीय वॉलमार्ट ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर था दो कंपनियों का, ज्वाइंट वेंचर टूट गया तो उनके कुछ इंटरनल फैक्टर होंगे अपने, है ना। अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक तो सबके लिए है, वो तो सबके लिए इफेक्टिव नहीं है ना। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेपो रेट बाय RBI। सिस्टमेटिक है क्योंकि रेपो रेट तो सबके लिए इंक्रीज हुआ होगा। देन आफ्टर डेट रिडन किंगफिशर एयरलाइंस डिक्लेयर्स बैंकक्रप्ट। कि किंगफिशर के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से वो बैंकक्रप्ट हो गया। तो डेट आया किसकी वजह से, अपनी वजह से। उन्होंने गलत करा होगा, बहुत ज़्यादा डेट ले लिया होगा, मार्केट की उसमें क्या गलती है। दैट इज अनसिस्टमेटिक क्योंकि वो तो किंगफिशर का इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन GDP ग्रोथ रेट। सिस्टमेटिक। अ बैड मानसून ईयर। मानसून सिस्टमेटिक है, मानसून तो सबके लिए है ना, किसी एक पर्सन के लिए तो नहीं होगा। कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फ्रॉड एट सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड। अनसिस्टमेटिक। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सिस्टमेटिक। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। सिस्टमेटिक। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। शटडाउन ऑफ सिंगूर प्लांट ऑफ नैनो फॉलोइंग प्रोटेस्ट। अनसिस्टमेटिक है। बात समझ में आ गई आपको सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक की, ठीक है। अनसिस्टमेटिक जो हम हमारे कंट्रोल में हो, हाँ, इंटरनल फैक्टर से हो, जो हमारे कारण नहीं वो होता है, कंट्रोल नहीं हाँ। कर सकते। अब बात आती है इस पे थ्योरेटिकल, तो चारों फैक्टर वही होते हैं, अलग नहीं होता। मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क एंड एक्सचेंज रेट रिस्क। एंड अनसिस्टमेटिक में बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग लीवरेज या ऑपरेटिंग रिस्क, हाँ, फाइनेंशियल लीवरेज। अभी ना एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी एंड आर रिटर्न, यही देखा था। एक फॉर्मूला और अगर मैं बोलूं तो कुछ अलग नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला अगर मैं बोलूंगा तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, जैसे हम बॉन्ड लेते हैं तो बॉन्ड में क्या होता है कि एक होता है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको मैच्योरिटी पे मिल ही जाएगा। डिफर क्या करेगा, कई बार होता है कि इंटरेस्ट रेट मिले या ना मिले अगर फ्लेक्सिबल से है तो, या फिर इक्विटी शेयर लिया है तो एक होता है कि रिडीम जब कराओगे तो एक फिक्स वैल्यू तो आपको मिलेगी, लेकिन डिफर क्या करेगा, जो डिविडेंड है वो डिफर कर सकता है। तो आई कैन राइट डाउन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न, जो आपको रिस्क फ्री है, प्लस उसमें जो मार्केट प्रीमियम होगा, मतलब वो रिस्क वाली चीजें हैं, वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात। तो आई कैन से एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम ऐसे लिखते हैं ना, रिस्क फ्री को RF से डिनोट करते हैं एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम को Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे कि रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूं कि रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, हो सकता है ना। तो Z इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस
रिस्क फ्री रिटर्न ये हो जाएगा, ठीक है। वो भी होता है, ये भी होता है, वो वाला अभी CAPM वाला जो आप कह रहे हो ना, हाँ CAPM हाँ वो आप RM माइनस RF कह रहे हो, हाँ वो भी होता है, मार्केट फ्री में। हाँ मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। मार्केट रिटर्न का मतलब होता है प्रीमियम, तो जेड का मतलब होता है मार्केट रिटर्न भी कई बार हम बोलते हैं। टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करें, टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक इन्वेस्टर ऐसा होता है जो रिस्क लवर होता है, उसको रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पसंद होता है, ठीक। दूसरा होता है जो रिस्क एवर्स होता है, जो रिस्क लेना नहीं पसंद करता। तीसरा होता है रिस्क न्यूट्रल, जिसको फर्क नहीं पड़ता, वो मार्केट पोर्टफोलियो के साथ साथ चलता रहता है अपना। चलो जी, हमने टोटल, हाँ प्लीज। सर एक क्वेश्चन है टाइप ऑफ इन्वेस्टर। हम जैसे किसी पर्सन के हम बात करें, हम पहचानेंगे कैसे कि क्या हम क्वेश्चन पुट करें उनसे कि हमें पता लग जाए उनका टाइप क्या है। या अगर आप पर्सनल लाइफ में जाओगे तो पूछोगे आप हाँ कि आप कैसे, आप क्या पसंद करते हो, आप रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पसंद करते हो, रिस्क कम पसंद करते हो, या रिस्क न्यूट्रल हो आप, सर वो तो डेट क्वेश्चन ठीक। हो गया, वो तो लेकिन उसके as a- अगर वैसे देखोगे तो आप उसके पोर्टफोलियो देखो कि वो इन्वेस्ट कहाँ करता है, उससे पता लग जाएगा उसकी इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है। अगर वो बहुत ज़्यादा रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो रिस्क लवर है। अगर नई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही है, नया नया है ना, स्टार्टअप वगैरह में, या फिर अगर रिस्क एवर्स है तो वो मोस्टली किस में करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, बॉन्ड में करेगा, इक्विटी में नहीं करेगा। ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि हमने टोटल रिटर्न तो कैलकुलेशन सीख लिया था। टोटल रिटर्न के 2 पार्ट होते हैं, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। अगर हम अब अनसिस्टमैटिक रिटर्न निकालना सीख ले, सिस्टमैटिक रिटर्न निकालना सीख ले, तो बचेगा एक अनसिस्टमैटिक, उसको हम डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे। टोटल रिटर्न में से अगर हम सिस्टमैटिक माइनस कर दे तो बच जाएगा जो अनसिस्टमैटिक होगा। तो सिस्टमैटिक रिटर्न निकालने के लिए हमारे पास पहला फैक्टर हमें निकालना होता है, जो कि होता है बीटा। बीटा इज अ फैक्टर ऑफ सिस्टमैटिक रिटर्न। तो बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है, वो मैं लिखवा रहा हूँ, उसको देखना ध्यान से, नोट डाउन करना बीटा वाला। जहाँ पे फॉर्मूला नोट डाउन करते हो ना, एक पेज पे सारे फॉर्मूले नोट डाउन किया करो। हाँ अनसिस्टमैटिक इज इक्वल टू लिख लो, अनसिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू, सॉरी सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू, सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू बीटा, सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट ऐसे लिख लेना, ये ठीक है। और बीटा कैसे, ठीक है, ये इसको मैं बोल सकता हूँ ना, सिस्टमैटिक रिस्क ऐसे लिख लोगे, समझ जाओगे आप। अभी तो बात आती है मार्केट की पोर्टफोलियो, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो जो भी मार्केट का रिटर्न गिवन होगा उससे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, बट बीटा निकालना हमें सीखना पड़ेगा।
अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर लगा दे तो वो क्या हो जाता है, वेरिएंस। लिख लिया आपने? फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, स्टैट्स में पढ़ा होगा, बीटा कैलकुलेशन में, अरे रिग्रेशन वगैरह में पढ़ा होगा यार। हाँ लिखा, आगे चलें? ये पहले लिख लो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला समझ गए? दो फॉर्मूला है। अब कई बार कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ना, या कोवेरिएंस वो कैलकुलेट करके जनरली 90% केसेस में गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो वो भी मैं सिखा दूंगा कि कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं सिक्योरिटी और मार्केट में, या फिर दो सिक्योरिटी के बीच में। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं ना, ये तो नॉर्मल है और वो कोवेरिएंस वाला है। तो कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट लिख के उसको स्क्वायर कर देना है। तो वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन तो हमने सीख लिया है, हमें क्या सीखना है, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस क्वेश्चन में वैसे तो गिवन होगा, अगर मैं ओवल आपको सिखा दूंगा कैलकुलेशन भी कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, इफ बीटा इज इक्वल टू 1, थियोरेटिकल लिखना, इफ बीटा इज इक्वल टू 1 then the security is as risky as market portfolio. As risky as market portfolio. If beta is less than 1, if beta is less than 1, if beta is less than 1, then the security is less sensitive risky, then the security is less sensitive risky than the market portfolio, hence termed as aggressive stock, hence termed as aggressive stock, hence termed as aggressive stock. दो लिखा ना आपने, तीसरा लिखना इफ बीटा इज एग्रेसिव स्टॉक, तीसरा आप लिखेंगे इफ बीटा इज ग्रेटर देन 1, if beta is greater than 1 the security is more sensitive, if beta is greater than 1 then security is more sensitive or risky than the market portfolio, more sensitive or risky than the market portfolio and hence termed as, लास्ट वाले में क्या डिफेंसिव लिखा था? नहीं, लास्ट वाले में डिफेंसिव लिख लो, लास्ट वाले में, इसके पहले वाले में जो लिखा था ना वो डिफेंसिव स्टॉक, और हाँ, और ये वाला हेंस टर्म्ड एज अग्रेसिव स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे बीटा मोर देन 1 है, अगर मोर देन 1 है तो अग्रेसिव है, अगर लेस देन 1 है तो डिफेंसिव है, इज इक्वल टू 1 है तो न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ तक लिखा। इफ बीटा इज इन नेगेटिव, क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में आएगा ना, कैन बीटा बी इन नेगेटिव, आंसर इज यस। नाउ द कॉन्सेप्ट इज इफ बीटा इज नेगेटिव, it implies that the security returns are moving, in opposite direction of market return.
इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मार्केट रिटर्न। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप सुनना, लिखने की जरूरत नहीं है उसको। एग्जांपल इज इफ बीटा इज 0.180 सॉरी 0.80 है, दैट मीन्स कि बीटा इज लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा, डिफेंसिव स्टॉक होगा, और डिफेंसिव स्टॉक होता है तो कहता है कि जितना मार्केट रिटर्न में चेंज होगा उससे कम सिक्योरिटी रिटर्न में चेंज होगा। ठीक है, if beta is 0.80 then a 10% change in market return will result in only 8% change in security return। that means कि जितना market return में change हुआ उससे कम change होगा security return में, because beta is less than 1 and beta less than 1 होता है तो defensive होता है, और beta अगर यहाँ पे 1 होता तो जितना परसेंट 10% मार्केट में चेंज होता तो 10% ही सिक्योरिटी में भी चेंज होता। यस नहीं, मैंने वही करेक्शन करवाया ना कि वो बाई मिस्टेक अग्रेसिव बोल दिया था, वो डिफेंसिव होगा जो मोर देन 1 होगा। एक बार दिखा देना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? अभी लिख लिया ना, लेस देन 1 होगा तो डिफेंसिव, मोर देन 1 होगा तो अग्रेसिव, और नेगेटिव में होगा तो अपोजिट ही चलेगा। सिक्योरिटी मार्केट पॉजिटिव में होगी तो रिटर्न नेगेटिव में होगा। इधर आगे बोलूं मैं, ऑन द अदर हैंड इफ बीटा इज 1.20 दैट मीन्स मोर देन 1 है, मोर देन 1 है तो क्या होगा, अग्रेसिव होगा, अग्रेसिव होगा तो मार्केट रिटर्न जितना होगा उससे ज़्यादा सिक्योरिटी में रिटर्न होगा। हाँ, if beta is on the other hand 1.20 then a 10% change in market return will cause a 12% change in security return in the same direction। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कब चलता है, जब नेगेटिव में होता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं बीटा कैलकुलेशन का। बीटा का मतलब हम रियल एज अ इन्वेस्टर कैसे यूज कर सकते हैं? बीटा का एज ए इन्वेस्टर का, बीटा को बीटा एज उसका इन्वेस्टर का क्या हेल्प कर सकते हैं? इन्वेस्टर्स को क्या हेल्प कर सकते हैं, कंपनी को हेल्प करेगा ना, कि अनसिस्टमैटिक रिटर्न कैलकुलेट करना है तो बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, सिस्टमैटिक रिटर्न के लिए मार्केट में क्या कंडीशन है कि जो हमें इम्पैक्ट डाल रही है हमारे आउटसाइडर्स क्या कंडीशंस है, इम्पैक्ट क्या हाँ, हम पे इम्पैक्ट क्या डाल रही है, ठीक है। उसके लिए बीटा का हेल्पफुल है। आपको बीटा कैलकुलेट करना है और बताना है कि अग्रेसिव है, डिफेंसिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इससे हमें बीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो आप कैलकुलेट करोगे, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बीटा कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैं बताऊँ पहले। क्वेश्चन, ये सिक्योरिटी रिटर्न है, ये मार्केट रिटर्न है, परसेंटेज में गिवन है दोनों। ठीक, बीटा कैलकुलेशन का फॉर्मूला याद दिलाना मुझे। देखो, पहले सिग्मा सिक्योरिटी माइनस आरएम, ये होता है, याद हो जाएगा फॉर्मूला, ध्यान से देखना। सबसे पहले सिग्मा सिक्योरिटी रिटर्न मल्टीप्लाई बाई मार्केट रिटर्न माइनस सिग्मा सिक्योरिटी रिटर्न, ये पहले सिग्मा टोटल में था ना, अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा मार्केट रिटर्न डिवाइड बाय एन, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 है ना। ठीक है, सबके होल में नीचे ना आरएस नहीं आता, सिक्योरिटी नहीं आता, नीचे सिर्फ मार्केट आता है। तो सबसे पहले आता है सिग्मा आरएम का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा आरएम इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। यही फॉर्मूला था ना, पक्का ना, देख लो एक बार, मैच कर लो। ठीक,
सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आर एस मल्टीप्लाई बाई आर एम, उसका होल। देखो और क्या चाहिए, सिग्मा आर एस। सिग्मा आर एस तो यही है, तो सिक्योरिटी का रिटर्न यही है ना, तो इसका टोटल कर देंगे सिग्मा आर एस आ जाएगा, इसका टोटल कर देंगे सिग्मा आर एम आ जाएगा। यहाँ पे आर एस मल्टीप्लाई बाई आर एम कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और टोटल लगा दिया, तो टोटल लगा दिया तो क्या आ गया, सिग्मा आर एस एंड आर एम। मुझे कैलकुलेट करके बता दो एक बारी, ये तो RS 77 80 120 और ये दोनों कितना आ रहा है, ये 180 और ये 750 ठीक है। ये मुझे बताओगे इसका टोटल कितना आ रहा है, 77 and RM 64 RM 64 and RS and RM कितना आ रहा है ये, 1066 1 1066 आर यू श्योर, 80 180 750 24 नहीं कितना आ रहा है, डू इट बाई कैलकुलेटर ना, 11874 ठीक है ये आएगा। तुमने थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी कहीं अमाउंट में, 80 120 है ना, तुमने 12 ले लिया आई गेस, हाँ 1174 ही आएगा, ये तुमने 12 ले लिया, वो मैंने मिस्टेक से 0 नहीं लिखा था। अब देखो ये वाला हमने कैलकुलेट कर लिया है 1174, कैलकुलेट कर लेते ना, हाँ आरएम का स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ यार मैं भूल गया, आरएम का स्क्वायर बताना, कितना हो रहा है ये, 974 ठीक है। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे 70 मल्टीप्लाई बाई 64 अपॉन में 6 74 या 75 ठीक है ठीक है, फिर 9 सर वो डॉट है, माइनस नहीं है, डॉट है क्या वहाँ पर? डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, नहीं मैंने माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, नीचे मैंने गलत, ये माइनस है ठीक है सर, और ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। बाकी सबको क्लियर है ना। नाउ टेल मी द बीटा, कैलकुलेट करो इसको कैलकुलेटर पे, कौन सा वाला, डिवाइड बाई एन है ना, ये एन है, ये मल्टीप्लाई है, नहीं इतना नहीं, बीटा हमेशा ना एक के आसपास ही आता है, ये बात ध्यान रखना, नहीं एक के आसपास आता है, बिल्कुल आसपास। कितना आ रहा है आपका,
77 मल्टीप्लाई बाई 64 करो, कैलकुलेटर से करो, मैं जो जो बोल रहा हूँ करो। 77 मल्टीप्लाई बाई 64 कितना आया? वन वो ऐसा सर मैंने 6 डिवाइड कर दिया उसको, हाँ आप बताना। 21.33। 1.21, एग्जैक्ट आंसर इज 1.21। वन पॉइंट टू वन। बाकी का नहीं है अभी 1.21, 1.39 आ रहा है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई, माइनर सा। पॉइंट के ऊपर नीचे होगा, क्योंकि सर पता गलती क्या हो गई, मैंने वहाँ पर 2r² लिख लिया, अच्छा 1174 ही लिख दिया ऊपर हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो 1.21 आया ना बीटा, दैट मीन्स अग्रेसिव है या डिफेंसिव है? अग्रेसिव स्टॉक है। दैट मीन्स कि 1% का चेंज मार्केट रिटर्न में 1.21% का चेंज लाएगा कहाँ पे? सिक्योरिटी रिटर्न में। फंडा क्लियर है? ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? बीटा मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये हो गया ना सिस्टमैटिक रिस्क निकालने का फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं टोटल रिस्क इज इक्वल टू, यू कैन से टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, हटा दूं इसको, लिख लिया ना आप लोगों ने? तो टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। आई कैन राइट डाउन, टोटल रिस्क को हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाई सिस्टमैटिक रिस्क को बीटा मल्टीप्लाई बाई मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम EI लिखते हैं। ठीक है, अनसिस्टमैटिक रिस्क को। यहां पे हमने ये कैलकुलेशन सीख लिया, ये कैलकुलेशन सीख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है, यू कैन से EI इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस बीटा मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेट हो जाएगा ना? अच्छा, वेरिएंस निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं, बस वो वेरिएंस कैलकुलेट हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू, तो आप क्या कह दोगे? सिस्टमैटिक वेरिएंस प्लस अनसिस्टमैटिक वेरिएंस। वो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है, यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अगर सिस्टमैटिक, अगर स्क्वायर लगा हुआ है अगर निकालना है तो अंडर रूट लगा देना है। बात नहीं समझ में आई? समझ गए ना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस? ठीक है। इसका और कोई फॉर्मूला नहीं होता EI निकालने का? EI निकालने का फॉर्मूला भी तो होता होगा। हमें सिर्फ टोटल रिस्क नहीं दे रखा, हमें सिस्टमैटिक रिस्क दे रखा है। जनरली गिवन होगा, वैसे तो जो हमारे लिए है वो EI ही है, वैसे नहीं तो फिर बहुत लेंदी फॉर्मूला है। EI का हाँ, एक क्वेश्चन लिखो, टोटल रिस्क ऑन अ सिक्योरिटी, total risk on a security is 10%. That means I can also say standard deviation of the security is 10%, and its beta is 1.2, and its beta is 1.2. Calculate systematic risk and unsystematic risk of the security if the market variance is 36%. If the market variance is 36%.
कैन वी गो अहेड? हाँ, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है टोटल? देखो आप, मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन बताई है ना वो क्रक्स बता दो मुझे। टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 10%, दैट इज टोटल रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस में नहीं गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है? उसके बाद बीटा 1.2, बीटा 1.2 एंड मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस गिवन है 36। दैट मीन्स कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर होता है। 36 ऑलरेडी स्क्वायर में है ना, तो उसके रूट लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया? ठीक है। हमने बोला था कि अनसिस्टमैटिक रिस्क को निकालने का फॉर्मूला क्या है? बीटा इंटू मार्केट, बीटा मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। मार्केट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। पता है आपको, दो कभी भी ना दो रूट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये पता है? तो वेरिएंस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। वेरिएंस में मल्टीप्लाई करके उसको फिर वापस स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर दो तो कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 7.2 आ रहा है इसका मार्केट वाले का। 1.2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ रहा है? 7.2 क्या हो गया आपका? सिस्टमेटिक रिस्क है। नाउ द फैक्टर इज, आपको क्या कैलकुलेट करना है? अनसिस्टमेटिक रिस्क। टोटल आपको पता है, टोटल कितना है? 10 है। 10 में से 7.2 माइनस कर दो, कितना आएगा? 2.8। एक ना नोट लिखना, आंसर 2.8 नहीं आएगा। नोट लिखना, नोट लिख लो फिर मैं बताऊंगा। नोट लिखना, इट मस्ट बी नोटेड, इट मस्ट बी नोटेड, it must be noted that it is the risk expressed in, it must be noted that it is the risk expressed in terms of total variance, in terms of total variance which is to be decomposed into systematic variance and unsystematic variance, which is to be decomposed into systematic variance and unsystematic variance। यहां तक लिखा आपने? and not total standard deviation, and not total standard deviation। The reason is that standard deviation is square root of variance. The reason is that standard deviation, you can write down SD for standard deviation. Standard deviation is square root of variance, and two square roots terms cannot be added together. Two square root term cannot be added together. Like लिख लेना ऐसे, ठीक? cannot be added together, but वेरिएंस कैन बी। बात समझ में आई? अगर एडेड टुगेदर नहीं हो सकते तो माइनस भी नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको वेरिएंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको वापस हम स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पे हमारा टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन
10 को वेरिएंस में करेंगे 100। हमने सिस्टमैटिक रिस्क कितना निकाला 7.2 इन स्टैंडर्ड डिवीजन टर्म्स। अगर वेरिएंस में करें तो कितना आ जाएगा 50। मैंने कहा ऐड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते तो स्टैंडर्ड डिवीजन को माइनस भी तो नहीं कर सकते 10 में से वो, तो हम 100 में से 51 पॉइंट करो कितना आया 100 माइनस 51.84। दैट मीन्स कि अनसिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू 48.16 स्क्वायर्ड परसेंटेज, उसको बोलते हैं स्क्वायर्ड परसेंटेज। स्टैंडर्ड डिवीजन को नॉर्मल परसेंटेज, वेरिएंस को हमेशा स्क्वायर्ड परसेंटेज बोलते हैं क्योंकि वो स्क्वायर करके आया है ना। मैं सारा रिपीट कर दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। समझ गए स्क्वायर्ड परसेंटेज। अब इसको रूट, अब इसको स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू में निकालना है या परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे तो कितना आएगा अनसिस्टमैटिक रिस्क इन स्टैंडर्ड डेविएशन टर्म, अनसिस्टमैटिक रिस्क इन स्टैंडर्ड। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा 2 मिनट दे दो, ट्रस्ट करो, मैं बता दूंगा। कितना आया रूट करने के बाद 6.9। देखा अलग अलग आ गया ना, हाँ आंसर अलग अलग आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने वेरिएंस वाला समझ लिया। जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है अगर स्टैंडर्ड डिवीजन है 10%, ठीक समझ लो, पहले वो लिखवा दूंगा मैं, आप लिख लेना। अगर इसको वेरिएंस में कन्वर्ट करूं तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वेरिएंस में कितना आ जाएगा, तो 100 स्क्वायर्ड परसेंटेज है ना, ये स्क्वायर्ड परसेंटेज है क्योंकि स्क्वायर निकाल के करा है, इसलिए जब भी वेरिएंस निकालते हैं वो स्क्वायर्ड परसेंटेज लिखते हैं, जब भी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं वो ओनली परसेंटेज लिखते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात मैंने ये कहा कि 2 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू अंडर रूट 21 नहीं हो सकता, 2 अंडर रूट को हम प्लस नहीं कर सकते, तो बेटर है कि इसको पहले हम स्क्वायर कर लें, लेकिन हम 10 प्लस 11 इज इक्वल टू 21 ये कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटर है कि अंडर रूट की वैल्यू पहले निकाल ली जाए हटा के, फिर उसको प्लस माइनस किया जाए, ये है ना, ठीक है। तो वही बात यहां पे थी कि हमारा टोटल रिस्क कितना था इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन 10%, ठीक। टोटल रिस्क इन वेरिएंस 100 हो जाएगा ना, ये स्क्वायर लग जाएगा तो स्क्वायर्ड परसेंटेज होगा, ठीक है। अभी हमने सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लिया था ना, सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक। इसको भी निकालने के लिए ना यहां पे जो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था वैसे मत करना, बीटा का पहले परसेंटेज निकालना फिर मल्टीप्लाई करना। दैट मीन्स कि बीटा का परसेंटेज ये करोगे, बीटा मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन मार्केट का, तो ऑलरेडी गिवन था, नहीं गिवन है तो ऐसे करोगे, ठीक। अभी कितना आ जाएगा 51.84 और इसको स्क्वायर्ड परसेंटेज आएगा, ये देखो 51.84, ठीक। अगर नॉर्मल परसेंटेज में लिखना होगा तो हम क्या कह सकते हैं 7.2%, ये क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन में। वैसे ही अगर हमें अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। रूट में तो माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हमें वेरिएंस में करना पड़ेगा। टोटल रिस्क का वेरिएंस है 100 और इसका कितना है 51.84, तो कितना आ जाएगा वेरिएंस में 48.6 स्क्वायर्ड परसेंटेज
एंड इन टर्म्स ऑफ रूट, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 6.9%। मेरी बात समझ में आ गई अब? ठीक है, एग्जामिनेशन में ना बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे, तो इस पे ध्यान देना। हाँ, वो गलत आ रहा था ना, क्योंकि हम डायरेक्ट कर रहे थे, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आगे चलें। एक होता है हमारा एक्सपेक्टेड, देखो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने कैसे सीखा है, सिग्मा पोर्टफोलियो, सिग्मा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न। एक एक्सपेक्टेड रिटर्न या एवरेज रिटर्न सीखा है कि नॉर्मल एवरेज करके निकालना। उसके बाद हमने सीखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम करना सीखा। एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। लिख लो, एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM मॉडल भी बोलते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। हाँ, CAPM वाला चैप्टर आएगा तो वो तो थ्योरेटिकल बाद में पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न में बताता हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय CAPM मॉडल। लिख लिया आपने? इसको बोलते हैं RM माइनस RF। मार्केट प्रीमियम निकालना हो तो RM माइनस RF, ये फॉर्मूला होता है। इफ यू हैव टू कैलकुलेट मार्केट प्रीमियम देन वी हैव टू डू RM माइनस RF। एंड इफ यू हैव टू कैलकुलेट रिस्क प्रीमियम ऑफ सिक्योरिटी तो हम करते हैं बीटा मल्टीप्लाई बाई RM माइनस RF। रिस्क प्रीमियम ऑफ सिक्योरिटी। इज दिस क्लियर? ठीक, हम एब्सोल्यूट रिटर्न निकालते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न को हम एक्चुअल रिटर्न भी बोलते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपको 100 रुपीज़ का रिटर्न हुआ है, ठीक, वो एब्सोल्यूट रिटर्न है, या एक्चुअल में आपको जो रिटर्न हुआ है। मैं कहूं कि हमने अनुमान लगाया था, अनुमान लगाया था मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था। जो एक्सपेक्ट हम करते हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारा। एंड इफ आई एक्सपेक्टेड 100 रुपीज़, रिटर्न ऑफ 100 रुपीज़, एंड एक्चुअल में भी जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो मुझे 100 रुपीज़ ही मिल रहा है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया उतना ही हमें मिला। 100 एक्सपेक्ट किया था, 100 ही हुआ, दैट मीन्स कि जो भी हुआ हमारा नॉर्मल रिटर्न है। अगर मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न थी 100 रुपीज़ और मुझे एक्चुअल में रिटर्न हो गया कितना, 120 रुपये। 100 तो एक्सपेक्टेड थी, 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल गई। जो एक्सपेक्टेड से जितना एक्स्ट्रा मिल गया ना वो एबनॉर्मल रिटर्न है। जो मिल जाता तो वो एक्सपेक्ट किया था तो वो नॉर्मली रिटर्न है। जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल गया वो क्या हो गया, एबनॉर्मल रिटर्न। अगर एक्सपेक्टेशन से कम मिल जाता तो क्या होता, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल रिटर्न का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। एबनॉर्मल रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज, एबनॉर्मल रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज के ब्रैकेट में एक्चुअल, ब्रैकेट क्लोज, एवरेज रिटर्न एक्चुअल रिटर्न सेम है, ठीक।
एवरेज रिटर्न ब्रैकेट में एक्चुअल रिटर्न कर लेना, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्वेश्चन लिखेंगे एक, आज सारी चीजें समझ आई ना तुम्हें? हाँ, नोट डाउन किया करो इसको सारी। लिखो क्वेश्चन, द बीटा ऑफ अ स्टॉक, द बीटा ऑफ अ स्टॉक इज 1.3, the beta of a stock is 1.3 and standard deviation of its return is 15%, 15%. I'm repeating the question again. The beta of a stock is 1.3 and standard deviation of its return is 15%, 15%. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक सिक्योरिटी का सर नॉर्मल वो बताऊंगा, नॉर्मल है। The expected market return is 15%, 15%. The expected market return is 15%. आगे, risk free rate is 6%, risk free rate is 6%. क्लियर है क्वेश्चन? कैलकुलेट फर्स्ट है मार्केट रिस्क प्रीमियम, फर्स्ट इज market risk premium, second expected return on the stock, third risk premium of the stock, first is market risk premium, second is expected return on the stock, third risk premium of the stock, fourth abnormal return of the stock, abnormal return of the stock. If the actual average return on stock, if the actual average return on the stock is 19%, this is the complete question. Now we have to calculate the four components ना। सर फर्स्ट पॉइंट मार्केट रिस्क प्रीमियम निकालना है और थर्ड पे रिस्क प्रीमियम ऑफ स्टॉक निकालना है। हाँ देखो, मार्केट रिस्क प्रीमियम तो ये हो गया RM माइनस RF, और रिस्क प्रीमियम ऑफ स्टॉक या सिक्योरिटी बीटा मल्टीप्लाई बाय RM माइनस RF। बच्चे सबसे पहले आप इसमें ना एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी इजली, ठीक है? नहीं किए ना, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है 15%, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है, RM है वो, ठीक। अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फॉर्मूला तो CAPM वाला ही लग सकता है, ठीक है ना? तो CAPM के फॉर्मूले से निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। मुझे सबसे पहले बता दो कि RM कितना है? 15%, RF कितना है? 6%, बीटा कितना है? 1.3। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? RF प्लस बीटा RM माइनस RF, यही होता है ना, ये हमने लिखा था। एक्सपेक्टेड रिटर्न RF हमें पता है ना, 6 प्लस बीटा 1.3, RM कितना है? 15 माइनस 6 अगेन, कितना आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न? कितना आ रहा है? 17.7, सबका आ रहा है इतना? 17.7% रिटर्न है, दैट मीन्स 17.7 इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। That means we have completed the second part. Now we need to complete the first part, and in first part question is asking to calculate market risk premium, and we know that the formula for market risk premium is RM minus RF, यही है ना? तो कितना हो जाएगा आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम? 9%। थर्ड वन
Now we have to calculate third one, and in third one we have to calculate risk premium of the stock, and the formula for calculation of risk premium of the stock is beta multiply by RM minus RF. तो कितना हो जाएगा? %11.7%. ठीक है. एट लास्ट वी हैव टू कैलकुलेट एबनॉर्मल रिटर्न, एंड एबनॉर्मल रिटर्न के लिए वो कह रहे हैं कि एवरेज रिटर्न कितना है? 19%, एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल रिटर्न इज एवरेज रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न. Expected return we have calculated 17.7%, average return is 19%, so 19% minus 17.7%, whatever you will calculate is abnormal return in positive. 1.3% is abnormal return. ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए. आगे चलें. किसका? 1.3. 19 माइनस 19% माइनस 17.7. एवरेज रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न. चलें आगे. क्लियर है ना ये यार? हमारा वेरिएंस भी निकल पाएगा. सीधा पॉइंट ये वेरिएंस से ही निकल. हाँ, वेरिएंस ही निकालो. इस साइड ही लिखना है, उस साइड में लिखना. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न. इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन investment return. Post tax return is equal to pre-tax 1 minus tax rate bracket में. Post tax return is equal to pre-tax इसको रेट कर लेना. ठीक है, कुछ भी नहीं है. ये पता है क्या है? अगर मैं कहूँ कि आपके इनकम पे 20% टैक्स लगता है, अगर आपके इनकम पे 20% टैक्स लगता है और आपकी इनकम है 10% के अकॉर्डिंग, तो प्री टैक्स कितना है? 10 और 20% टैक्स लगता है. दैट मीन्स कि 0.2. तो आपकी एक्चुअल रिटर्न कितनी हो जाएगी? 8%. ये तो आप सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते थे ना. तो ये तो सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन का तरीका है. अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्री टैक्स रेट निकालना है, तो पोस्ट टैक्स रेट डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट. वो D1 D0 वाला. ठीक है, ये बात समझ में आई. नेक्स्ट होता है हमारा, लिख लो, टैक्स इक्विवेलेंट यील्ड. टैक्स इक्विवेलेंट यील्ड. टैक्स इक्विवेलेंट यील्ड, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे लिखा, टैक्स फ्री रेट डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट. टैक्स फ्री रेट डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट. अच्छा, टैक्स इक्विवेलेंट यील्ड कैलकुलेट क्यों करते हैं पता है आपको? जब आपके पास कोई टैक्स फ्री बॉन्ड हो, है ना.
आपके पास टैक्स फ्री है, दैट मीन्स कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और आप चाहते हो कि उसको हम पता करें कि अगर टैक्स लगता तो वो कितना % रिटर्न होता, उसके लिए एजम्पशन के लिए एक क्वेश्चन। टैक्स फ्री रेट अपॉन में टैक्स। हाँ, टैक्स फ्री रेट, जैसे टैक्स फ्री रेट है 10% और चाहते हो कि हम 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो हमें कितने का फायदा हो रहा है, अगर टैक्स लगता तो इस पर कितना लग सकता था, तो वो रेट। ये केस लीवर्ड अनलीवर्ड का नहीं होगा? किसका? लीवर्ड अनलीवर्ड फॉर्म का, जिसमें डिविडेंड वो समझ गया मैं, इफ लीवरेज इफ अनलीवरेज, या इफ टैक्स होता तो डेप्रिसिएशन कितना होता, वो वाला। नहीं नहीं, एक लीवरेज फॉर्म है, अनलीवरेज फॉर्म है, जिसमें एक में टैक्स है, इंटरेस्ट है, वो मैं dividend- समझ गया, वो कि बार डिप्रिसिएशन को प्लस माइनस करते थे ना वो, हाँ वही वाला कॉन्सेप्ट है। लिखो क्वेश्चन लिखो। मिस्टर एक्स हैज 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मिस्टर एक्स हैज 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। फर्स्ट invest in 10%, sorry, invest in 10-year tax free bond, invest in 10-year tax free bond which provides coupon rate of 8.12%, which provides coupon rate of 8.12%. Second, in 10-year fixed deposit, of bank at the rate 10% per annum. 10% per annum is interest rate. You understand na? हाँ. Full stop. Mr. X is in 30% tax bracket. Mr. X is in 30% tax bracket. Do you think Mr. X should invest in fixed deposit? Do you think Mr. X should invest in fixed deposit because it provides higher interest rate income? It provides higher interest income, लिख लेना, higher interest income. Show relevant calculation. Question. Mr. X should invest in fixed deposit because it provides higher interest income. Show relevant calculations. देखो बच्चे, हमने ना 2 कैलकुलेशन देखी। एक हमारे पास फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन है और फिक्स डिपॉजिट पे टैक्स लगता है आपका जो भी इनकम होगी। दूसरा है टैक्स फ्री बॉन्ड। जो फिक्स डिपॉजिट वाला है वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है आपको? हाँ, फिक्स डिपॉजिट वाला 10% दे रहा है, और जो एक टैक्स फ्री है वो कितना दे रहा है? 8.12%। और टैक्स कितना लगता है मिस्टर एक्स के ऊपर? 30% फ्लैट टैक्स रेट लगता है। 30%। क्लियर है? इस पे तो कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा क्योंकि ये टैक्स फ्री बॉन्ड है। इस पे 30% लगेगा। दैट मीन्स कि ये प्री टैक्स है। पोस्ट टैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस टैक्स, दैट इज 1 माइनस 0.3। तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? पोस्ट टैक्स कितना है? 7%। कौन सा चूज करना चाहिए? टैक्स फ्री वाला, क्योंकि रिटर्न देखो, एक टैक्स फ्री बॉन्ड है हमारे पास, टैक्स फ्री वाले से रिटर्न कितना हो रहा है? 8.12%। क्वेश्चन इज सेइंग, आई एम नॉट शोइंग एनीथिंग पर्सनल, क्वेश्चन इज सेइंग दैट टैक्स फ्री वाले से 8.12% का रिटर्न हो रहा है। और टैक्सेबल फिक्स डिपॉजिट से आपको कितना एनुअल इनकम मिल रहा है? 10% का, लेकिन उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स कितना देना पड़ेगा? 30%। अगर 10% या 10 रुपीज़ के ऊपर 30% टैक्स दे दोगे, कितना बचेगा आपके पास? 7 रुपये। इस पर कुछ भी टैक्स नहीं देना, इसमें कितना बच रहा है? 8 रुपये और कुछ पैसे। तो ज़्यादा किस में मिल रहा है? इसमें, टैक्स फ्री वाले में। तो वो कह रहा है क्वेश्चन कि आपको करना चाहिए ये वाला फिक्स डिपॉजिट। कोई आंसर इज नो, क्योंकि टैक्स फ्री में हमें ज़्यादा मिल रहा है। एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन हमने टैक्स यील्ड वाला देखा था। टैक्स यील्ड वाले का फॉर्मूला क्या था? टैक्स इक्विवेलेंट यील्ड, टैक्स इक्विवेलेंट, टैक्स फ्री रेट, यही था ना, अपॉन में 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक। फिक्स डिपॉजिट का टैक्स से पहले, टैक्स लगने से पहले कितना रेट है? 10%। 10% है एफडी का रेट।
अगर इस पे टैक्स लगने से पहले का रेट देखें तो टैक्स फ्री कितना है 8.12 अपॉन में 1 माइनस 0.3 होगा ना, तो कितना आ जाएगा टैक्स इक्विवेलेंट यील्ड 1 नहीं 1 8.12 डिवाइडेड बाई 11.6 11.6 चलो कुछ भी नहीं 6 आ गया, मान लिया ना मैंने। देखो इसको हम सिंपल कह सकते हैं कि पोस्ट प्री टैक्स निकालने का भी फॉर्मूला है ये, है ना। हम मान लेते हैं ये टैक्स फ्री है, अगर टैक्स फ्री ना होता तो हमें कितना परसेंट रिटर्न मिलना चाहिए था 11.6%, तब जाके इस पे 30% टैक्स रेट लगाते, तब भी कौन सा बेटर है, तब भी यही वाला बेटर है। कुल मिला जुला के हमें टैक्स फ्री में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बात समझ में आ गई। टैक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टैक्स फ्री, प्री टैक्स रेट भी मान सकते हो, प्री टैक्स रेट निकालने का वो एक तरीका है, ठीक है भैया। बंद कर दो।